हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब ये जो सीरीज चल रहा है ये आखिरी नौका है। सवार हो जाइए। बोर्ड परीक्षा को अगर पार करना है, बोर्ड परीक्षा को अगर किनारे लगाना है तो ये आखिरी नौका है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी इसमें सवार हो जाइए, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है आपके इस सीरीज में हर एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है। ये भी है कि चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो लघु उत्तरीय हो या अति लघु उत्तरीय हो या न्यूमेरिकल हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। हर एक क्वेश्चन को कवर करते हुए, यानी कि यहां तक कि एक नंबर भी आपका जाया नहीं जाएगा। जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, सभी टॉपिक को कवर करते हुए ये सीरीज आपकी चलाई जा रही है। तो अब इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो जितने भी बच्चे अभी तक नहीं शुरू किए हैं या जो पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन करें, और जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो हमारे साथ साथ ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखते चले और अपना डाउट सब क्लियर करते चले। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव में बैठा, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? वॉइस और स्क्रीन अगर क्लियर हो तो सेशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की, तो इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा के क्रश है। ठीक है, यानी कि बोर्ड परीक्षा यहां से क्वेश्चन जरूर बनाता है। चलिए सबसे पहले उन टॉपिक को हम लोग देखते हैं, फिर जो है इसका फिर इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इस यहां से जो बनेगा, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका कि विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता क्या चीज है? ये चीज यानी कि विभव प्रवणता में वैद्युत क्षेत्र की, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना। ठीक है, ये भी वही है विभव प्रवणता। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है आपका वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत विभव के कारण, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव यानी कहने का मतलब यह है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, चाहे अच्छी स्थिति हो या निरक्षीय स्थिति हो या व्यापक स्थिति हो, किसी न किसी बिंदु पर क्या किया, वैद्युत विभव का मान पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ये आपके बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है। यहां से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें चौथे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, ठीक है, ऊर्जा घनत्व, जो कि अभी 2-3 लेक्चरों में आपको हम इसको प्रूफ भी करवाए हैं, 2-3 बार प्रूफ करवाए हैं। ठीक है, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, ऊर्जा में कमी या उभयनिष्ठ विभव, ऊर्जा में कमी या फिर कह सकते हैं उभयनिष्ठ विभव, या अच्छा इसमें या करके नहीं आता है, और उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, ये इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है तक? चलिए अब चैप्टर को करते हैं शुरू। तो अब आप अपना फोकस बिल्कुल बना के रखिए और चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और रही बात आप सबके कमेंट्स की, तो बच्चों आप सबके कमेंट्स जो है, ठीक है, आज के इस सेशन में हम रीड नहीं करेंगे। उसका कारण यह है कि आप लोगों के कमेंट्स रीड करते हैं तो कमेंट्स रीड करने की वजह से वीडियो लंबी हो जाती है, यानी कि सेशन लंबा खिंच जाता है। ठीक है, और आप लोग फिर बाद में बोलते हो सर भूख लग गई है, नींद लग रही है, खाना खाना है, ये वो। ठीक है, तो इसलिए जो है सेशन को जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, यानी कि 10 बजे तक जो है सेशन को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए
आते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, चैप्टर को शुरू करना है तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप वैद्युत विभव के बारे में जान लें, क्योंकि पूरा चैप्टर ही विभव के बारे में है। ठीक है, पूरे चैप्टर में हमें विभव शब्द से जो है बार बार परिचित होना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए वैद्युत विभव होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में यहां पे हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है। ठीक है, यहां कोई बिंदु P है। अब इनफाइनाइट से मान लेते हैं अनंत यहां है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हमेशा किससे लिखते हैं? Q0 से। किससे लिखते हैं? Q0 से। हमने मान लिया कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस बिंदु P तक लाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है बेटा, इस आवेश को यहां तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अपने आप तो चल के आएगा नहीं, अपने आप तो चल के आएगा। यानी अगर कोई वस्तु एक जगह पड़ी हो, उसको उठा के दूसरी जगह रखना हो, तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तब ना वो वस्तु वहां से वहां जाएगी, अपने आप तो जाएगी नहीं। तो वही सेम चीज है कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, और परीक्षण आवेश का मान कितना है? Q0। परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को या निष्पत्ति को क्या कहते हैं? इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत विभव V बराबर क्या मिल गया हमको? W/Q0। यहां पे आप देख रहे हैं वही चीज लिखा हुआ है, V = W/Q0। ठीक है, यदि किसी भी आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य शून्य है, तो इस बिंदु पर विभव भी शून्य होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं बेटा। नेक्स्ट, अगर देखिए ये जो हमने परीक्षण आवेश की बात की है, अगर इस परीक्षण आवेश Q0 का मान अगर हम क्या कर दें? 1 कर दें। क्या करें? 1 कूलाम कर दें। ठीक है, अगर हम परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम कर दें, तब क्या होगा? अगर हम परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम कर दें, फिर क्या होगा? देखिए, माना परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य है। ये सारी चीजें तो हम लोग इसको देख चुके हैं अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर V बराबर W/Q0 मिला, तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर आपसे कार्य पूछ लिया जाएगा तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर V × Q0, यानी Q0 से भागत Q0 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए, यदि Q0 का मान 1 हो जाए, यानी कि परीक्षण आवेश अगर हम एकांक ले लें, परीक्षण आवेश क्या करें? एकांक ले लें, यानी कि ये जो नीचे आपका Q0 दिखाई दे रहा है, इसका मान यदि 1 हो जाए, तब यहां से क्या मिलेगा? V बराबर W। V बराबर क्या मिलेगा? W। तब यहां परिभाषा आपकी थोड़ी सी बदल जाएगी। बदल क्या जाएगी? अब V यानी कि विभव जो है W के बराबर हो गया, और W क्या है? कार्य है, विभव। ठीक है, यानी कि जो विभव है वो कार्य के बराबर हो गया। कब? जब परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम हो। जब परीक्षण आवेश का मान क्या हो? 1 कूलाम हो, तो विभव किए गए कार्य के बराबर होता है। तो परिभाषा में भी यही चीज लिख देना है। यदि हम एकांक आवेश को, यानी कि यदि हम 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होगा। उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होगा। अभी भी हमने प्रूफ करके देखा ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं यहां तक? बोलो। तब V बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक, वही चीज देखो यहां परिभाषा में भी लिख दिया, अनंत से एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगले पड़ाव पर चलते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पड़ाव हम लोगों ने किया खत्म, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हम इसके मात्रक वगैरह की बात कर लें, मात्रक, विमा और भी सारी चीजें हैं। ठीक है, इसकी अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, हालांकि मात्रक से बेटा आप लोग परिचित हैं। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? चलिए इसके बारे में देखते हैं। वैद्युत विभव के अगर हम मात्रक की बात करें, तो वैद्युत विभव का मात्रक कैसे निकलेगा? V बराबर होता क्या है? V बराबर W/Q। V बराबर क्या है? W/Q। और W का मात्रक क्या हो जाएगा?
W का मात्रक हो जाएगा आपका जूल, ठीक है। W का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप है, तो जहां जहां भी मिसप्रिंट होगा वहां पे हम करेक्ट करते चलेंगे, ठीक है। और एक बात और बेटा, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, आप इस नियम का पालन कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, आप हैंड रिटन नोट्स का प्रयोग ज्यादा करें, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स का प्रयोग ज्यादा करें या स्मार्ट लेक्चर वाले नोट्स का प्रयोग ज्यादा करें, ठीक है। जो टाइपिंग वाले नोट्स है उसमें होता क्या है कि कभी कभी फॉन्ट इधर उधर हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे होता, हम तो उसे सही कर लेंगे पर आप उसमें फंस जाओगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, चलिए। तो इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? W का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। क्या होता है? जूल। और Q0 का मात्रक क्या होगा? कूलाम। Q0 का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम, इसी को हम कहते हैं बोल्ट। क्या हम कहते हैं? बोल्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं बोल्ट, ठीक। तो V का जो मात्रक होगा जूल बटे कूलाम होगा या फिर बोल्ट होगा, ठीक है। जूल बटे कूलाम और या फिर बोल्ट होगा, ठीक। MKS सिस्टम, ये सारी चीजें, ठीक है, बात की बातें हैं, ये इतना बहुत एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसीलिए होता क्या है कि अब ये आपका वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो है। तो वन शॉर्ट वीडियो में आपके जो जरूरी लाइव चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। बहुत डीप में नहीं, बहुत डीप में जाएंगे तो फिर ये वन शॉर्ट वीडियो जो है वन डे वीडियो हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2020 हम लोग खेलने आए हैं, फिर ये टेस्ट मैच बन जाए, फिर मजा नहीं आएगा। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये इनकी बीमा है, ठीक है। तो बीमा भी आई होप कोई दिक्कत नहीं, बीमा भी आप लोग कैलकुलेट ही कर लेंगे। बीमा कैलकुलेट मैंने बताया, बीमा को कैलकुलेट करने के लिए आपको काम क्या करना होता है? सबसे पहले जो भी मात्रक दिया रहता है उसको आप ब्रेक कीजिए, उसके आप मूल मात्रक में ब्रेक कीजिए, मूल मात्रक की तरफ जाइए। मूल मात्रक में जाने के बाद, मूल मात्रक की बीमा सबको पता होती है, लगभग मान के चलो 7 जो है मूल मात्रक के बारे में मैंने बताया था और उनकी बीमा भी बताई थी, और उसमें से भी समराइज करके मैंने सिर्फ 4 के बारे में बताया था, जैसे कि द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, और धारा हो गया, और समय हो गया। ये 4 के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक। चलिए अब आते हैं वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव और अंतर, ठीक है, यानी कि वैद्युत विभवांतर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव में डिफरेंस मिलता है, जो विभव में अंतर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई आवेश, ये हमारा कोई आवेश क्या है? Q है। अब इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई 2 बिंदु ले लेते हैं। इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं? 2 बिंदु ले ले रहे हैं। अब किसी परीक्षण आवेश को एक बार हम यहां पे ला रहे हैं बिंदु P पर, और फिर एक बार बिंदु Q पर ले आ रहे हैं। तो बिंदु P पे लाने में किया गया कार्य कितना होगा? मान लेते हैं WP होगा, और Q पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा? WQ होगा, WQ होगा। तो जब 2 बिंदुओं पर भाई यहां से यहां रखेंगे तो कुछ अलग कार्य होगा, फिर यहां से और आगे जाके हम किसी चीज को रखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा कार्य होगा, और कार्य होगा, ठीक है, और ज्यादा कार्य होगा। आई बात समझ में? तो अब अगर सिंपल सी बात है, कार्य दोनों जगहों का अलग है, तो विभव की परिभाषा क्या कहती है? V बराबर W/Q0, W/Q0। तो इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? VQ बराबर WQ/Q0, और इस बिंदु पर विभव VP बराबर WP/Q0। तो अब इनके विभव में जो अंतर होगा, यानी कि डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा हमारा? VQ माइनस VP, और ये BQ माइनस BP का मतलब क्या हो जाएगा? WQ/Q0 माइनस WP/Q0। तो देखो Q0 सब में से कॉमन है, ठीक है, तो हम Q0 को ले लिए कॉमन, यहां पे बचा हमारा WQ, और ये माइनस WP बच गया, ठीक है, WQ माइनस WP, और ये क्या हो जाएगा? किए गए कार्य में अंतर, यानी कि डेल्टा W हो गया Q0। तो डेल्टा V का जो मान है, 2 बिंदुओं के बीच जो कार्य है उसके डिफरेंस को अगर हम क्या करें? Q0 से भाग कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा वैद्युत विभवांतर, ठीक। तो वही चीज लिखा है, बिंदु P पर विभव ये, बिंदु Q पर विभव ये, ठीक है। अब बिंदु P और Q के बीच विभवों का अंतर, अर्थात P तथा Q के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा भाई? आगे देखिए, यही विभवांतर की बात किया होगा। डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? VQ माइनस VP, VQ माइनस VP, ठीक, माइनस कर लिया गया, तो ये निकल के आ गया डेल्टा W/Q0, डेल्टा W/Q0,
Q0, ठीक, डेल्टा W अपान Q0। कोई डाउट बोलो, कोई परेशानी नहीं ना, क्लियर है? तक चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले प्रश्न, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी कि कहीं पर अगर एक सिंगल आवेश रखा हुआ इस प्रकार से, ठीक है, अगर कहीं हमारा सिंगल आवेश रखा हुआ है तो उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा या वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि अब हम सीधे सीधे बात करेंगे वैद्युत विभव के सूत्र की, वैद्युत विभव के सूत्र की, यानी कि वैद्युत विभव का फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाएगा, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब देखिए भैया क्या काम करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लीजिए, यहां पे ध्यान से समझिए, सारा चीज आपके पास समझने और उसके फील करने में फर्क है। देखिए बहुत सारे बच्चों का यह सवाल भी रहता है, बहुत सारे बच्चों का यह सवाल रहता है कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब हम खुद से करने का प्रयास करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। ठीक, यही सेम चीज न्यूमेरिकल के साथ होता है। सर जब आप न्यूमेरिकल करवाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, पर जब हम बुक के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं या किसी अदर बुक का न्यूमेरिकल उठाते हैं तो फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या मतलब सवाल लग नहीं पाता है। ठीक है, तो इसके पीछे की भी कहानी बस यही है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। दोनों में क्या, समझने और क्वेश्चन को करने में के बीच अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसी अंतर को हमें क्या करना, कम करना है। अंतर जितना हम कम कर ले जाएंगे उतना ही ज्यादा, ठीक है, उतने ज्यादा आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं। और उसके बारे में अभी कल के लाइव सेशन में अगर आपने नहीं देखा हो, ठीक है, जो दिवाली ऑफर वाला था, एकदम लास्ट में मैंने ये बात आप सबको समझाई थी। ठीक है, ये बात मैंने आपको 60 तरीके से समझाई थी। ठीक है, तो किसी दिन काफी डिटेल में हम एक अलग सेशन लेंगे और उस सेशन में यही हम बात करेंगे कि पढ़ाने सर चीजें समझ में तो आती हैं पर हम उसको कर नहीं पाते हैं। यही हमारा टाइटल होगा, यही थंबनेल होगा और इसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी करेंगे। ये सरप्राइज वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत आप सबको है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका ये चीजें, ये समस्याओं का फेस, यानी कि इन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं, मुझे पता है। फिर भी चलिए देखिए, अभी तो शॉर्ट फॉर्म में यही बोलूंगा कि उन समस्याओं से अगर आपको निपटारा पाना है, छुटकारा पाना है, तो उसके लिए आप जो भी चीजें हैं समझने के साथ साथ उसको फील करने का प्रयास कीजिए। समझने के साथ साथ उसको फील करने का प्रयास कीजिए। यानी सिर्फ समझ में आने से आप बेटर नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया, उसको खुद फील करिए, उसको आभास करिए कि नहीं ये चीजें हो रही है। जैसे मुझे आभास होता है, जैसे मैं किसी भी क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, बिल्कुल आंखों के सामने सारी चीजें दिखती हैं। विजुअलाइजेशन, ठीक है, यानी कि आपको अपनी जो मेमोरी है इसकी विजुअलाइजेशन पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। और जब ये विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी और चीजें हमें विजुअलाइज हो जाएंगी तो सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। ये सवाल आपका खत्म हो जाएगा। और विजुअलाइजेशन पावर बनती कैसे है, ये कैसे इंक्रीज होगी? ठीक है, ये इंक्रीज होगी, फोकस के साथ देखिए। और यहाँ पे जो भी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, जिस तरीके से हम फील कराने की कोशिश करते हैं उसको आप फील करने का प्रयास करिए। ठीक है, होता क्या है, जब हम किसी डेरिवेशन की बात करेंगे तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, और लेकिन जब हम लिखना बंद करके उसे समझाने का प्रयास करेंगे, विजुअलाइजेशन कराने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग हेलो कैसे हो, हाँ सो गए, नहीं हाँ कल की क्लास में आए थे, मतलब आप उसमें बातचीत करने लग जाओगे। तो उसके लिए बेटा बहुत वक्त है। ठीक है, उसके लिए अभी बहुत वक्त है, अभी तो आप शुरुआत है, कम से कम अभी तो आप पढ़ाई करें। चलिए, हाँ, तो यहां पे इसको समझने का प्रयास कीजिए, साथ साथ इसको फील करने का प्रयास कीजिए कि यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कह रहा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो एक सीधा सीधा मैं आपको फंडा बताता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, सीधा। अगर किसी भी बिंदु पर आपको विभव निकालना, जैसे मान लो यहां पे कोई आवेश Q है और इस Q आवेश से मान लेते हैं ये R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो अगर यहां पे आपको विभव निकालना है तो बेटा इसके लिए आपको बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत ही
इससे कुछ एक्स्ट्रा दूरी यहां पर आ जाओ, एक्स्ट्रा दूरी ले लो, यानी कि डेल्टा एक्स ले लो या डेल्टा आर ले लो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। कोई कसम नहीं, हम आर ले रहे हैं तो आप भी आर ही लो। ये डेल्टा एक्स दूरी ले लो और यहां एक दूसरा बिंदु मान लो क्यू, दूसरा बिंदु मान लो क्यू। इस बिंदु पर ले आके रखो किसको, परीक्षण आवेश Q0 को यहां, ठीक। तो अब इनके बीच की अगर दूरी हम देखें, इनके बीच की अगर हम दूरी देखें, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी हो गई, x हो गई। कितनी होगी भाई, Q से इसके बीच की दूरी x। तो इन दोनों के बीच में लगा दो कूलाम का नियम। भाई दो आवेश हो गए, एक ये Q1 है, एक Q2 है, तो इनके बीच कूलाम का नियम लगा दो, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/Q0 बटे एक्स स्क्वायर, बटे एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर। अब यहां पे लगने वाला फोर्स निकल गया, क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। अब इस परीक्षण आवेश Q0 को कहां पे ले आओ, बिंदु P पर ले आओ। अब ये फोर्स काम कर रहा, यानी ये सेम चार्ज है, ये इसको प्रतिकर्षण कर रहा, प्रतिकर्षण के अगेंस्ट इसको यहां से यहां तक लाने में हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और किया गया कार्य कितना हो गया, W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क निकल गया, और जैसे ही वर्क निकलेगा तुरंत क्या करना, W निकल के आ गया बेटा। तो जैसे ही W निकलेगा तुरंत क्या करोगे, फार्मूला वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q0, यानी Q0 का काम तमाम कर देना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, एकदम स्पष्ट, सुस्पष्ट, क्लियर है। बस यही काम करना है, यही चीज बेटा मैंने आपको फिगर में समझाया है, यही चीज फिगर बना के देखो मैंने समझाया है, ठीक है। हमें इस बिंदु पर, कहां पे, हमें इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने दो अलग अलग बिंदु मान रखे हैं, दो अलग अलग बिंदु मान रखे हैं। एक हमने मान लिया यहां पे बिंदु A पे, और एक मान लिया हमने बिंदु V, दो अलग अलग स्थितियां मान ली। तो और हमने क्या किया, सबसे पहले परीक्षण आवेश को कहां पे ले आया हमने, सबसे पहले परीक्षण आवेश को मैं लेकर आया कहां, बिंदु A पर। तो बिंदु A पर मैंने परीक्षण आवेश को रखा, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा ये देखो, फोर्स यहां नीचे मेंशन किया गया, ठीक है, यहां मेंशन किया गया, ठीक। जैसे ही फोर्स निकल आएगा तो फिर इसको यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, यानी वर्क करना पड़ेगा। फिर ये हमने वर्क निकाल लिया W, ठीक है। आगे देखो W निकाला गया होगा, देखो किया गया कार्य निकाला गया, ठीक है। उसके बाद सारा मान कैलकुलेट किया गया। आई बात समझ में, चलिए इसी वन स्टेप में आपको समझा दे रहे हैं कार्य निकलेगा कैसे। तो W हो गया, ये तो हो गया बेटा सूक्ष्म दूरी, क्या हो गया, सूक्ष्म दूरी भी स्थापित करने में किया गया कार्य। लेकिन अगर इसको हम क्या करें, इनफाइनाइट से डायरेक्ट R तक ले आए, इनफाइनाइट से अगर हम क्या करें, डायरेक्ट R तक ले आए, तो टोटल किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये जो dW हमें मिला है, जो हमको dW मिला है, ठीक है, जो हमको dW मिला है, इसी का इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक, सीधे सीधे इनफाइनाइट से किस बिंदु पे आप आ रहे हैं, P पर, तो इनफाइनाइट से R डेल्टा W। बस डेल्टा W का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। dx का मतलब वही डेल्टा x, ठीक है। तो अब सारी चीजें बाहर निकाल लो, सारी चीजें जो कांस्टेंट है, तो यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर 1/x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटा, इनफाइनाइट से R, इनफाइनाइट से R, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इनफाइन, इसका हो जाएगा -1/x। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x, ठीक है, माइनस का 1/x। और लिमिट कहां से कहां तक है, इनफाइनाइट से R तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, सीधे सीधे आंसर आ गया। देखो वही काम यहां पे किया गया। देखो W बराबर क्या निकल के आया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ठीक है। और ये आकर क्या गया 1/, ठीक है, ये हो गया 1/x, ठीक है। और लिमिट कहां से हो गई, इनफाइनाइट से R हो गई, इनफाइनाइट से R हो गई। तो ये फार्मूला फाइनली निकल के आ गया हमारा, फाइनली हमारा ये जो फार्मूला है वो निकल के आ गया बेटा, ठीक। तो फार्मूला आ गया, यानी कि W निकल के आ गया ना।
देखो W बराबर क्या निकल के आया है, W बराबर आया है 1/4 Q नॉट बटे क्या है, नीचे आपका R है, ये नीचे आपका R है, ठीक है। अब V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0 1/4 Q0 तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो V बराबर क्या मिल गया 1/4 Q बटे R, ठीक है। तो एकल बिंदु आवेश के कारण यही क्या है, वैद्युत विभव का सूत्र है, ठीक। एकल बिंदु आवेश के कारण यही जो है वैद्युत विभव का सूत्र है, ठीक है बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर, एकदम स्पष्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए और देखिए जितने भी बच्चे, ठीक है, अभी कल ही ये वीडियो बनाया गया था, जितने भी बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि देखिए जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए होंगे वो शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स में ही आपको अब जो है हर एक चैप्टर का लेसन 1 से लेकर जितने भी चैप्टर हैं अंतिम चैप्टर तक पूरा 1 शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा। और जो अभी क्रैश कोर्स की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए, ठीक है, 699 रुपए। ये कब तक है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपके दीपावली यानी कि 20 अक्टूबर तक है, ठीक है। हालांकि ये दीपावली तक ठीक है, फिलहाल अभी तो 20 अक्टूबर तक है, तो 20 अक्टूबर तक आप सभी लोग कोर्स को जो है ज्वाइन हो जाइए, कोर्स में जो है एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि जो भी चीजें हैं, जो भी पीडीएफ है, पहला पीडीएफ तो मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया था, आप लोगों ने देखा भी था, जैसा कि मैंने वादा किया था। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था, यानी कि स्मार्ट लेक्चर वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया था, जिससे आप अपना रिविजन जो है कर सके, ठीक है। तो वो चीजें तुरंत आप ऐप के अंदर डेली जो भी क्लास चलेगी उसका पीडीएफ तुरंत ऐप के अंदर आपको मिल जाया करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो हमको तो अब नहीं लगता कि जो भी बच्चा पहला लेक्चर यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला देखा होगा उसको इसमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इसके अंदर पूरा वही कॉन्सेप्ट लगना है, पूरा वही कॉन्सेप्ट लगना है। चलिए सबसे पहले हम आपको अच्छी स्थिति के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? अच्छी स्थिति के बारे में, ठीक है। जाओ भाई ऊपर जाओ, है? सब चले गए तो सब ना जाओ भैया, फिगर तो रह जाओ कम से कम एटलीस्ट। अरे बॉर्डर कैसे पेज का सेटिंग हुआ है भाई। चलिए फिलहाल इसको यहां रखते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर पे, ठीक। और यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसका मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं यहां R दूरी पर, यहां R दूरी पर कोई बिंदु बेटा P है, कोई बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु पर यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? R है। हमें चाहिए इस बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या चाहिए? इस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहली बात बेटा, यहां पे जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लस क्यू आवेश है, यहां पे माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है? 2l है। कितनी है? 2l। तो अब ध्यान से देखो, l दूरी टोटल द्विध्रुव की टोटल दूरी कितनी? 2l। कितनी है? इस वैद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी कितनी हो गई? 2l। तो l दूरी इतनी, ठीक है, और l दूरी इतना। अभी हमने वैद्युत विभव का सूत्र देखा, V बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, क्यू बटे आर, ये सूत्र हमारा, ये सूत्र, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। अब क्या करना है, इस प्लस क्यू वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लो और फिर माइनस क्यू वाले आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ लो, उत्तर आ गया। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। चलिए सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं। प्लस क्यू के कारण, तो क्यू कारण मान लेते हैं, वी पे रखा गया है तो विभव इसको वी मान लेते हैं। यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये इतना आर है, यहां से यहां तक आर है, हमें दूरी यहां से चाहिए तो इतना कम करना, इतना है कितना एल, तो आर माइनस एल हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से माइनस क्यू वाले आवेश के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव वी ए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू हो तो माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, आर प्लस एल, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। कुल विभव बिंदु पी पर परिणामी विभव v बराबर वी ए प्लस वी बी, दोनों को जोड़ लो चिन्ह के साथ, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। दोनों को चिन्ह के साथ जोड़ लो बेटा, अब जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जोड़ना आप सबको तो पता है ना, बोलो हाँ या ना, जोड़ लोगे ना, चलो जोड़ के भी दिखा दे रहा हूं भाई, एकदम मुंह मत फुलाओ। v बराबर वी ए प्लस, ठीक है, वी ए प्लस वी बी, वी ए का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे माइनस क्यू है, माइनस क्यू बटे दूरी कितनी हो गई आर प्लस एल, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल, आर माइनस एल। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो प्लस में है उसको पहले लिख रहे हैं, माइनस वाले को बाद में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लस वाला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल पहले है, सॉरी आर माइनस एल है, आर माइनस एल पहले है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल पहले, ठीक है। अब दोनों में अगर देखा जाए तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हमने ले लिया कॉमन क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बचा 1/r माइनस एल और यहां बचा 1/r प्लस एल, तिरछा गुणा करके हर बराबर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इसमें गुणा किया तो ये r प्लस एल हो गया, इसका इसमें किया गया माइनस r माइनस एल, माइनस r माइनस एल अपान इन दोनों का गुणा r माइनस एल, r प्लस एल, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना हो गया, ब्रैकेट खोलोगे कितना हो जाएगा ये r प्लस एल, इसको ओपन करोगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यहां माइनस आएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, माइनस r प्लस एल, और नीचे हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखो इस r से ये r कैंसिल हो गया, कितना मिला हमको क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्यू को इसके साथ कर दो तो हो जाएगा क्या 2ql, 2ql, तो 2ql होता कितना p के बराबर, तो यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत तुच्छ है, बहुत नगण्य है, यानी कि ना के बराबर है, तो एल स्क्वायर को छोड़ दो, जीरो मान लो, ठीक है। तो बच गया क्या आर स्क्वायर, तो फाइनली सूत्र क्या मिल गया, अच्छी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र आ गया, और निरक्षीय स्थिति की अगर आप बात करोगे तो सेम इसी तरीके से निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये हो गया। चलिए आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, तो अगर किसी भी आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव की बात की जाएगी तो सेम वही प्रोसेस हमारे पास जितने भी आवेश होंगे, जैसे मान लो ये Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, ठीक है, जितने भी आवेश होंगे तो हर एक आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लो, V1 निकाल लो, V2 निकाल लो, V3 निकाल लो, उसके बाद फाइनली V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी आवेश है सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, क्यों, क्योंकि वैद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है यहाँ पे, ठीक है। माइनस क्यू आवेश है तो माइनस हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये अदिश राशियां, दिशा उषा का कोई भी लोचा नहीं है कि इधर काम कर रहा है इधर काम कर रहा है, परिणामी दोनों के बीच से जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वैद्युत विभव हमारा क्या है
अदिश राशि है। तो इसलिए हर एक आवेश के कारण, इस आवेश के कारण विभव निकाल लो, इसके कारण निकाल लो, इसको कारण, इसके कारण, इसके कारण, तो इसके कारण निकाला V1, इसके कारण निकाला V2, तो देखो वही, ठीक है। अब ये भी सूत्र बताया ना, V इक्वल टू V1 बराबर क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे यहाँ R1 मिल जाएगा, V2 यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 हो जाएगा। इसी तरीके से Vn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटे Rn। अब सबको V बराबर क्या करोगे V1 प्लस V2 प्लस अप टू सो डॉट Vn कर देना, ठीक है। बस सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सेम चीजें यहाँ पे किया गया, देखो V1 निकाला गया, V2 निकाला गया, V3 निकाला गया, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या किया गया, सबको जोड़ लिया गया, सबको क्या किया गया जोड़ लिया गया, ठीक, सबको जोड़ लिया गया। उसके बाद सबको जोड़ा गया तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिखा, हमें क्या कॉमन दिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया गया, ठीक। यहाँ बचा Q1 बटे R1 P, Q1 बटे R1 P, Q2 बटे R2 P, Q3 बटे R3 P, ठीक है। इस तरीके से मिल गया हमको। तो इसको समेशन कर दिया, I रनिंग फ्रॉम 1 to n, यानी I बराबर 1 रखोगे तो पहला वाला टर्म मिल जाएगा, I बराबर 2 रखोगे दूसरा, I बराबर 3 रखोगे तीसरा, तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ होता क्या? अगर हम समविभव पृष्ठ की बात करें बच्चों, तो समविभव पृष्ठ का मतलब यह है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान हो या वैद्युत विभव का मान समांतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा कोई आवेश रखा हुआ Q, अब इस आवेश Q के कारण अगर हम इस बिंदु पर वैद्युत विभव देखें तो वही, इस बिंदु पर देखा तो वो भी, यहाँ निकाला तो भी वही, यहाँ निकाला, इसके यानी कि इस आवेश से हमने एक अगर सर्कल खींचा तो इस आवेश के चारों ओर अगर R दूरी पर हम विभव निकालेंगे तो R दूरी पर हर जगह विभव का मान समान होगा। तो R दूरी को कवर करता हुआ अगर हम कोई पृष्ठ खींच ले तो उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। और समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी भी दो बिंदु पर, समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी भी दो बिंदु पर, मान लेते हैं ये बिंदु A और ये बिंदु B है, तो इनके बीच जो विभवांतर होगा VAB वो क्या होगा शून्य होगा। इनके बीच का जो विभवांतर होगा यानी कि डेल्टा V वो क्या होगा शून्य होगा। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न है कि किस बिंदु के या किस पृष्ठ पर विभवांतर का मान शून्य होता है, तो आंसर लिखोगे समविभव पृष्ठ पर, यानी कि किस पृष्ठ पर विभव का मान शून्य होता है, विभवांतर का मान शून्य होता है, तो वो बात आएगी समविभव पृष्ठ की। किसकी बात आएगी समविभव पृष्ठ की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बोर्ड हैंग किया था थोड़ा सा, क्या है ना कि रिसाइकिल बिन में चीजें थी और उसको डिलीट नहीं की गई थी, तो इसलिए काफी 266 फाइल थी बच्चों। तो सोचो अब 266 फाइल रिसाइकिल बिन में अगर रहेगी तो फिर बोर्ड कहां से काम करेगा, ठीक। चलिए हाँ, अब आ गया जो जिस चीज की हम बात कर रहे थे वो चीज आपके सामने आया है। क्या आया है? वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, या इसको कह सकते हैं विभव प्रवणता। क्या कह सकते हैं? विभव प्रवणता। ध्यान से समझना बेटा, विभव, इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। अब इससे ज्यादा आसान कुछ भी तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल बनते हैं। देखिए अगर हम बात करें किसकी, जैसे मान लिया, माना दो समविभव पृष्ठ, ठीक है, माना दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के पास रखे गए हैं, ठीक है, जिनके विभव क्रमशः V तथा V प्लस डेल्टा V। जैसे मान लीजिए यहां पे देखो दिखाया गया, दो समविभव पृष्ठ है, एक A है, एक समविभव पृष्ठ हमारा A है, ठीक है, ये नीचे वाला A है और ये ऊपर वाला हमारा समविभव पृष्ठ B है, ठीक है। इस नीचे वाले पृष्ठ का अगर विभव हमने V मान लिया तो ऊपर वाले का पृष्ठ मान लेते हैं इससे कुछ कम या ज्यादा होगा, मान लेते हैं V प्लस डेल्टा V है। कितना है? V प्लस डेल्टा V, V प्लस डेल्टा V। अब किसी भी परीक्षण आवेश को, किसी भी
परीक्षण आवेश को क्या किया जा रहा, इस बिंदु से, बिंदु ए से बिंदु पी तक ले जाया जा रहा। कहां से, ए से पी तक ले जाया जा रहा। ठीक है, ए से पी तक ले जाया जा रहा। कितनी दूरी, मान लेते हैं डेल्टा एल दूरी पर ले जाया जा रहा। ठीक, आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक? बोलो, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है ना? चलिए, अब अगर कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है तो अब थोड़ा सा यहां पे देखिए, यहां पे हमने क्या बात करी, हमने कहा कि माना दो समविभव पृष्ठ ए व बी एक दूसरे के पास रखे गए हैं, जिनके विभव क्रमशः v प्लस डेल्टा वी, ठीक है, v तथा v प्लस डेल्टा वी है। यहां डेल्टा v जो है वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में विभव में होने वाला परिवर्तन है। ठीक, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र के पास रहेंगे तो विभव ज्यादा रहेगा, वैद्युत क्षेत्र से दूर जाएंगे तो विभवांतर का मान कम होता जाएगा, यानी विभव हमारा घटता जाएगा। तो वही चीज है जो डेल्टा वी है वो क्या दिखा रहा है, डेल्टा वी क्या दिखा रहा है, विभव में परिवर्तन दिखा रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा माना पृष्ठ बी पर कोई बिंदु पी है जिसकी पृष्ठ ए से लंबवत दूरी डेल्टा एल है। ठीक है, इसकी पृष्ठ ए से लंबवत दूरी कितनी है, डेल्टा एल है। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए फिगर में अभी मैं दिखा दे रहा हूं क्या है, डेल्टा एल है। माना कोई एकांक धनावेश, यहां अगर हम फिगर की बात करें ध्यान से देखिए, यही चीज है फिगर में भी। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु पृष्ठ जो B है उस पर स्थित कोई बिंदु क्या है, P है, इस पर स्थित कोई बिंदु, यहां देखो P है, ये P। ठीक, जिसकी A से लंबवत दूरी कितनी है, डेल्टा एल। लंबवत दूरी कितनी है, डेल्टा एल। अब हम मान लेते हैं, माना कि किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाया जा रहा। ठीक है, तो माना कोई एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश का मतलब Q0 का मान कितना है, 1 कूलाम। कितना है, 1 कूलाम। धनावेश पृष्ठ B से पृष्ठ A पर लाया जाता है, पृष्ठ B से A पर लाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, और किया गया कार्य होता क्या, कार्य बराबर क्या होता, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना, दोनों के बीच की दूरी कितनी, डेल्टा एल। और बल F बराबर क्या हो जाएगा, अगर इनके बीच हम मान ले वैद्युत क्षेत्र, मान ले दोनों जो समविभव पृष्ठ हैं, मान लेते हैं वो किसी वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। कहां स्थित है, E में। वैद्युत क्षेत्र किस में स्थित है, E में। तब F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर होता है Q0 इंटू E, Q0 इंटू E, और Q0 का मान कितना, 1 कूलाम। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E के। F बराबर क्या हो जाएगा, E के। यानी कि बल किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। कब, जब परीक्षण आवेश का मान क्या हो, 1 कूलाम। और यहां साफ साफ लिखा है कि माना कोई एकांक धनावेश, एकांक धनावेश यानी कि 1 कूलाम आवेश को। ठीक है, तो F की जगह हम क्या लिख दिए, E लिख दिए। देखो F इंटू डेल्टा एल, ये वर्क हो गया, इसकी जगह E इंटू डेल्टा एल लिख दिया गया। ठीक, यह कार्य W विभवांतर VA और V के बराबर है। यानी ये जो किया गया कार्य है, ये जो किया गया कार्य है, ये क्या कह रहा है, ये जो किया गया कार्य है, ये इन दोनों पृष्ठों, ये जो दोनों पृष्ठ है हमारे, दोनों पृष्ठों पर जो अलग अलग बिंदु है, इस पर मान लेते विभव VA है, इस पर विभव V है, VV है। तो ये जो किया गया कार्य W है, ये विभवांतर के बराबर है। यानी ये जो किया गया कार्य W है वो BA माइनस VB के बराबर है, यानी कि इसके विभवांतर के बराबर है। अब W की जगह ये चीज हमें रख देना। ठीक है, तो अब W की जगह हमने क्या किया, देखिए ये W किसके बराबर हो गया, VA माइनस VB के। तो W की जगह हमने क्या रख दिया, VA माइनस VB, यानी कि E डॉट DL, यानी कि E डॉट डेल्टा एल, या E गुणे डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह क्या रखेंगे, VA माइनस VB। VA माइनस VB, V का मान कितना माना गया है, VA का मान V, और VB का मान कितना माना गया, V प्लस डेल्टा V। तो V माइनस V प्लस डेल्टा V, V माइनस V प्लस डेल्टा V। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस होगा, दोनों चिन्ह हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यानी कि अब जो होगा यहां से हमें क्या मिलेगा, E डॉट डेल्टा एल बराबर V प्लस V, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, बीच में माइनस चिन्ह लगा, तो V माइनस
डेल्टा वी, v माइनस डेल्टा वी। ठीक है, अब यहां पे देखो इस v से ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, माइनस का डेल्टा वी। तो E बराबर क्या हो गया, E डॉट dl बराबर क्या मिल गया, डेल्टा वी। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, और डेल्टा टी या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। डेल्टा एल यही क्या है, जहां पे ये क्या है, विभव परवणता है, विभव परवणता, जबकि माइनस चिन्ह ये बताता है कि जैसे जैसे हम पृष्ठ से दूर जाते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र से दूर जाते हैं तो विभव का मान घटता जाता है। ठीक है, यहाँ माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम क्या है, वैद्युत क्षेत्र से दूर जा रहे हैं तो विभव का मान क्या है, घटता जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, यहां कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, उसके बारे में देखिए क्या है, कह रहा वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव का प्रसार होता है। ठीक है, जहां विभव का प्रसार होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव के परिमाण में प्रति एकांक विस्थापन दूरी परिवर्तन व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये देखिए इसमें कह रहा है, यही चीज हमने आपको देखिए यहां समझाया ना, अगर परीक्षण आवेश क्या है, एकांक कूलम, परीक्षण आवेश का मान कितना, अगर यदि 1 कूलम है तो F बराबर क्या हो जाएगा, E, F बराबर किसके हो जाएगा, E के। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, अब ध्यान से देखो, अगर बात करें हम स्थितिज ऊर्जा की, तो जैसे मान लो ये क्या है, मान लेते हैं कोई वस्तु है या पानी का बोतल या कुछ भी है। ठीक, अब ये मान लेते हैं यहां रखा गया, तो अगर इसको उठा के हम इतनी ऊंचाई तक ले आते हैं, अगर इसको उठा के हम इतनी ऊंचाई तक ले आते हैं तो इतनी ऊंचाई तक लाने में इसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा, हमें कुछ ना कुछ कार्य किया। अब ये यहाँ पे फिक्स हो गया, कब तक फिक्स हो गया, जब तक इसको हम पकड़े, यानी कुछ हमारे हाथों पर कुछ बल लग रहा होगा तब ना ये रुका है, तब रुका है। अगर इसको हम छोड़ दें तो ये क्या करेगा, गति अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा, गति अवस्था में। और किसी भी चीज को गति करने के लिए क्या आवश्यक होती है, क्या चीज चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ये गति करने के लिए इसके अंदर ऊर्जा आई कहां से आई, तो इसके अंदर जो ऊर्जा आई कहां से आई, इसको हम यहां से यहां तक उठा के ले गए, तो यहां से यहां तक उठा के ले जाने में जो हमने कार्य किया, वही कार्य इसके अंदर क्या हो गई, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गई या ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। और जैसा ही हम अपना हाथ हटाए, फिर यही जो संचित ऊर्जा थी इसके अंदर क्या हो गई, गतिज ऊर्जा में बदल गई, गतिज ऊर्जा में बदल गई। ये चीज आप कक्षा 8 से सीखते आ रहे हैं, ये चीज आप कक्षा 8 से सीखते आ रहे हैं कि किसी भी मान लो यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उसको h ऊंचाई तक ले जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, कितनी होगी, mgh। ये आप कक्षा 10 से 8 से पढ़ते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया जा रहा, कुछ नया नहीं है। तो बस क्या है, प्रारूप थोड़ा सा बदल गया। अब यहाँ हम किसी m द्रव्यमान के वस्तु को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आवेशों की हम बात कर रहे हैं। एक आवेश को अनंत से यहां तक ले आए, फिर दूसरे आवेश को अनंत से यहां तक ले आए, फिर तीसरे आवेश को अनंत से यहां तक ले आए। इन सभी आवेशों को हम ले आकर एक सिस्टम बनाए, एक निकाय बनाए। तो आवेशों को अनंत से किसी फिक्स बिंदु तक लाने में, ठीक है, लाने में और उस निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ा, वही कार्य क्या होगी, उसके अंदर ऊर्जा के रूप में इसी स्टोर हो जाएगी। और इसी को क्या कहेंगे, संचित ऊर्जा कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, संचित ऊर्जा कहेंगे। क्लियर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना, ठीक है, चीजें बात समझ में आ गई। तो किसी भी आवेशों के निकाय की रचना करने में किए गए कार्य जो है उस सिस्टम या उस निकाय की संचित ऊर्जा के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसा इसमें क्या है। बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत दूरी से उनकी स्थितियों तक ले जाकर, ठीक है, या तक स्थितियों तक, ये जाकर नहीं होगा, लाकर होगा, ठीक है, स्थितियों तक लाकर, ठीक है, आवेशों के उस निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होते। यही सिंपल सी बात है। अब यहां पे कह रहा एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि अगर हमारे पास ढेर सारे आवेश ना हो, बल्कि क्या हो, एकल बिंदु आवेश हो, यानी कि एक ही आवेश अगर हमारे पास हो, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी या किसके बराबर होगी। देखिए सिंपल सी बात है बेटा,
जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कलर बदल लें। जैसे मान लो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को यहां से यहां तक ले आते हैं, यहां से यहां तक ले आते हैं। ये इनफाइनाइट से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य मान लेते हैं इस परीक्षण आवेश Q0 को इस बिंदु P तक हमने ले आया, इस बिंदु P तक हमने ले आया, ठीक है। तो अब यहां पर जो कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इसको यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, वही कार्य ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। माना किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में कोई बिंदु P है, माना कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है जिसके अंदर स्थित कोई बिंदु P है, ठीक, जिसका बाह्य विभव V है। मान लेते हैं इस बिंदु पर विभव का मान कितना है, V है। इस बिंदु पर विभव का मान कितना है, V है। इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, ठीक है, Q0 रखा हुआ। इस कारण एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, यानी कि इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है जिसके कारण हमें एकल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसके लिए क्या होगा, तो अगर हम बिंदु P पर विभव का मान, ठीक है, बिंदु P पर विभव का मान अनंत से इस बिंदु तक लाकर एकल धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर होगा। ये चीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वैद्युत विभव की ये परिभाषा भी तो है, वैद्युत विभव की ये परिभाषा भी है, ठीक है, वैद्युत विभव की ये परिभाषा भी है, वही चीज यहां लिखा हुआ। एकल धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, और एकल धनावेश यानी कि W बराबर क्या होगा, अरे यार यहां पे लिपि पोते थे फिर गड़बड़ हो गया। W बराबर, हालांकि यहां लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां लिखा हुआ देखो W बराबर V इंटू Q, और वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती, V बराबर W अपान Q0, तो वही चीज यहां पे हो गया। W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V0, W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V0, ठीक है, यानी क्या मिल गया, VQ मिल गया। और यही किया गया कार्य ही इसके अंदर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, अर्थात U की जगह हम क्या, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। यही क्या है, संचित ऊर्जा है। बस सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सबको यहां तक, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेश अगर हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं, वही U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R, यही दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। दो आवेशों के निकाय की ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, बस कोई फर्क नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, सब कुछ इतना ही है, सब कुछ यही है, सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो वही काम किया गया है, ठीक है। W2 W1 यानी क्या किया गया, दो आवेश की बात कर रहा है। पहले एक आवेश को ले आने में किया गया कार्य, फिर दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य, फिर दोनों कार्य को जोड़ लिया गया। W बराबर W1 प्लस WQ, W बराबर क्या किया गया, W1 प्लस WQ। अब जैसे मान लो यहां अगर कोई आवेश पहले से उपस्थित नहीं है, तो किसी भी आवेश को यहां से यहां तक लाओगे आसानी से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, तो जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जब बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब यहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि हमें किसी भी चीज के अगेंस्ट जो है कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जब किसी चीज के अगेंस्ट कार्य करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क होगा, नहीं होगा, यानी वर्क हमारा जीरो हो जाएगा, तो W1 जीरो हो जाएगा।
अब एक आवेश हमने शुरू में ले आए पहले, अब यहां पे हो गया, तो जब दूसरे आवेश को ले आएंगे तो ये आवेश उस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, यानी अब हमें W2 कुछ ना कुछ मिलेगा, W2 हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, जीरो नहीं होगा। तो वही चीज देखो Wn जीरो हो गया है और W2 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, मान लेते हैं इस आवेश के कारण विभव B हो जाता है, तो W2 जो होगा वो हो जाएगा V इंटू Q2, V इंटू Q2 B, ठीक है। अब V का मान रख लो, V बराबर क्या होगा, इस Q1 के कारण जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R, और गुणे कर दो Q2 तो टोटल W आ गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q से गुणा कर दो, इसमें ये V है तो V इंटू Q2, V का मान रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो देखिए, चलो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, ये ध्यान से देखो, थोड़ा सा स्पेस, पर्याप्त स्पेस है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो यहां पे देखो कोई आवेश दिखाई दे रहा नहीं, तो मान लेते हैं इनफाइनाइट से किसी आवेश को यहां तक हम ले आए, ठीक है, यहां तक किसी आवेश को हमने ले आया, ठीक है, यहां से यहां तक किसी आवेश Q1 को ले आया, तो अब यहां पे ना ही कोई पहले से वैद्युत क्षेत्र प्रेजेंट है, ना ही कोई पहले से वैद्युत विभव है, तो यहां पे जो किया गया कार्य होगा, वैद्युत विभव यहां कोई पहले से नहीं था, यानी V बराबर यहां क्या था, जीरो था, तो यहां पे किया गया कार्य जो W1 होगा, W1 बराबर क्या होता है, विभव की परिभाषा से V इंटू Q होता है, V इंटू Q1, तो V का मान जीरो है तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो इंटू Q1, तो W1 बराबर क्या हो गया, जीरो। अब एक आवेश तो आ गया हमारे पास, Q1 आ गया, तो अब इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ विभव होगा, तो मान लेते हैं इस आवेश के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, V1 होगा, इस आवेश के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, V1 होगा। तो अब किसी दूसरे आवेश को अगर हम ले आएंगे तो अब यहां पर एक विभव प्रेजेंट हो गया, तो दूसरे आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य W2 मान लेते हैं, Q2 ले आए, तो W2 कितना हो जाएगा, W2 बराबर क्या हो जाएगा, कार्य की परिभाषा से V इंटू Q2, तो V का मान यहां कितना, V1, और इंटू आवेश कौन सा लाए, Q2, तो अब V1 का मान रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V1 Q1 बटे R हो जाएगा, और इंटू Q2, तो फाइनली मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, ये मिल गया W2, ये मिल गया W2। कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, W1 जीरो, W2 ये रहा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R, और यही किया गया कार्य, यानी कि कुल कार्य यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, तो यही स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बन गया, ठीक है, यही स्थितिज ऊर्जा का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। अब क्लियर है, अब समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़िए अगले टॉपिक की तरफ। इसी तरीके से दो या दो से अधिक निकाय की अगर स्थितिज ऊर्जा हमको निकालनी हो तब क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक निकाय की, तो अब भैया देखो यहां पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, दो या दो से अगर अधिक निकाय की हम बात करें तो पहले निकाय के यानी इस आवेश Q1 को लाने में जो कार्य होगा, यहां W1 जीरो मिल जाएगा, W2 कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें W3 मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, W3 मिलेगा, ठीक है। तो W1 W2 W3 जितने भी होंगे सबको जोड़ लेना, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, यही जोड़ते चले जाना, ठीक है, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। तो एक आवेश के कारण निकलवा दिया, दो आवेश के कारण निकलवा दिया, तो जैसे दो आवेश के कारण निकलेगा वैसे कई सारे आवेश के कारण निकलेगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। संपूर्ण निकाय के कारण देखिए वही काम किया गया, W1 W2 W, अच्छा थोड़ा सा यहां पे समझ लो, आसानी हो जाएगी आप लोगों को करने में। देखो पहले Q1 लाया, जीरो हो गया, फिर Q2 लाया, तो इस पे इस आवेश के कारण जो मिलेगा वो W2 मिलेगा, क्या मिलेगा, W2। फिर जब दूसरा आवेश ले आते हैं, ठीक है, तो यहां पे दो विभव कार्य कर रहे हैं, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, इसकी वजह से B1 मान लेते हैं, इसकी वजह से B2 मान लेते हैं, तो यहां पे दो कार्य कर रहे हैं, तो यहां पे हमें दो कार्य मिलेगा, क्या मिलेगा, दो कार्य मिलेगा। कौन कौन से मिलेगा, तीसरे पे एक तो मिलेगा Q1 के कारण, तो यानी कि 1 के कारण मिलेगा, तो ये W1 3 हो जाएगा, और एक क्या मिलेगा, 2 के कारण मिलेगा, तो ये हो जाएगा W2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसकी वजह से भी यहां पर
उस कुछ ना कुछ कार्य होगा इसकी वजह से भी, ठीक है। अब कोई चौथा आवेश लाएंगे तो उस पर 3 कार्य होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक। अब कोई अगर 5वां लाएंगे तो उस पर 4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। देखिए यहां पे वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। देखिए जैसे मान लीजिए वाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। ये दिखाई दे रही ना समांतर रेखाएं आपको, ये मान लेते हैं हमारा कोई एक वाह्य, ठीक है, एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी द्विध्रुव को थीटा कोण पर रख दिए। किस कोण पर रख दिए? थीटा कोण पर। यानी कि द्विध्रुव के साथ ये कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण, ठीक है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब अगर इसकी हम प्रारंभिक स्थिति देखें, मान लेते हैं इसको प्रारंभ में हमने इसके साथ 0 अंश के कोण पे रखा, ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे ग्रीन लाइन, ये हमारा ए है, बी है, ठीक है, जो कि साम्यावस्था में, क्या है? साम्यावस्था में। सबसे पहले तो अगर हम इसके अंदर किसी द्विध्रुव को रख रहे हैं तो सबसे पहला कार्य तो यही हो जाएगा कि इसके अंदर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को रखने में, इसके अंदर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदर लाके रखेंगे वो कार्य होगा, फिर इसको घुमाएंगे वो कार्य होगा। यानी 2 कार्य होगा, 2 कार्य होगा। यहां भी एक W1 होगा और एक W2 होगा, ठीक है। एक क्या होगा? W बराबर एक W1 होगा और एक W2 होगा। ये W1 क्या है? द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदर लाके रखने में किया गया कार्य, और ये W2 क्या है? द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए सपोज करिए, जैसे मान लीजिए यहां पे, ठीक है, जैसे मान लो यहां पे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक। तो हमने किसी प्लस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आया, हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या आए? ले आके रखे, ठीक है, किसी भी आवेश को। तो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं W बराबर, ठीक है, क्या होगा? WV हो जाएगा। अच्छा रुको, देखो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। सबसे पहली बात, यहां से अनंत से किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर साम्यावस्था में रखने में किया गया कार्य, और प्लस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने में किया गया कार्य। 2 कार्य मिलेगा ना, ठीक है। और यही किया गया कार्य ही क्या है? संचित ऊर्जा U है। तो U बराबर क्या मिलेगा? W1 प्लस W2, जो चीजें मैंने इससे पहले लिखा था वही चीज। अब यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं W1। W1 कैसे निकलेगा? द्विध्रुव को हम क्या कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख रहे हैं। अब चित्र के अनुसार B तक प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य क्या होगा? 0 होगा। कुल कार्य क्या होगा? 0 होगा। परिणामी केवल माइनस Q आवेश 2L दूरी अधिक तय करेगा, 2L दूरी अधिक तय करेगा। तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। अच्छा, कैसे 0 होगा वो भी देखो। ये वैद्युत क्षेत्र है, अब किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो इस आवेश, इस 6 वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेश, मान लेते हैं हम प्लस Q आवेश को ले आ रहे हैं, ठीक है। इस पर बल लगेगा F बराबर QE। F बराबर क्या लगेगा? Q। प्लस आवेश है तो प्लस का लग गया। अब दूसरा अगर माइनस वाला ले आते हैं तो F बराबर क्या लग जाएगा? माइनस QE। क्या लगेगा? माइनस QE, ठीक, माइनस QE। हालांकि माइनस नहीं लगता है, प्लस में ही लगेगा, QE ही लगेगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम प्लस आवेश ला रहे हैं तो इस पर जो प्लस वाले पर बल लगेगा F1, वो हो जाएगा QE। इसकी दिशा इधर हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और जो माइनस वाला आवेश है उस पर बल की दिशा इधर हो जाएगी और उस पर भी बल इतना ही लगेगा। तो इस बिंदु तक
इस बिंदु तक अगर देखा जाए तो दोनों आवेशों को सेम दूरी तक ला रहे हैं, दोनों आवेशों को सेम दूरी तक ला रहे हैं, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एक के कारण पॉजिटिव मिल जाएगा, एक के कारण निगेटिव मिल जाएगा। तो इस बिंदु पर परिणामी कार्य 0 मिल गया, मिला ना 0, क्योंकि बल बराबर है, बल बराबर है और दिशा विपरीत है। तो इस पर किया गया कार्य W यहां तक लाने में किया गया कार्य प्लस वाले आवेश के कारण प्लस में मिलेगा, माइनस वाले आवेश के कारण माइनस में मिलेगा। तो यहां परिणामी कार्य 0 हो गया। अब Q तो यहीं रुक गया, प्लस Q यहीं रुक गया, लेकिन माइनस Q को 2L दूरी यहां से यहां तक एक्स्ट्रा चलाया गया, यहां से यहां तक क्या किया गया, एक्स्ट्रा चलाया गया। तो जो एक्स्ट्रा कार्य होगा सिर्फ वही तो कार्य होगा। तो यानी कि माइनस Q जो है कितनी एक्स्ट्रा दूरी कवर कर रही, 2L। तो W1 क्या मिल जाएगा, W1 बराबर मिल जाएगा बल और गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना 2L, और F का मान कितना हो जाएगा QE गुणे 2L। ये मिल के आ गया W1, ये क्या मिल गया, W1 मिल गया, ठीक है। और 2QL क्या हो जाएगा PE, तो W1 बराबर क्या मिल गया PE, क्या मिल गया PE, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि 2QL ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, ठीक। चलिए, तो वही चीज यहां मेंशन किया गया, कुछ अलग से मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। आई बात समझ में। यहां पे माइनस आवेश की बात हो रही थी, यहां पे हमने माइनस लगा लिया बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, वही चीज देखो मेंशन हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, तो मिल गया माइनस PU। अब द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ये चीज चैप्टर नंबर 1 में आपको हमने पढ़ाया था कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है W बराबर होता है, वो होता है PE1 माइनस कॉस थीटा, PE1 माइनस कॉस थीटा। तो ये द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हो गया, ठीक। अब दोनों को जोड़ लिया, W बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि U बराबर क्या हो गया W1 प्लस W2। हालांकि यहां पे हम पहले W कर लेते हैं, U बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसको W कर लो, हालांकि U भी लिखा जा सकता है, ठीक है, U भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यही किया गया कार्य ही इसके अंदर संचित ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। तो अब ये मिल गया, W1 की जगह माइनस PE और इसकी जगह ये 1 माइनस, इसको देखो ओपन कर लिया तो PE गुणे 1, तो PE हो गया माइनस PE cos थीटा, तो माइनस PE cos थीटा हो गया, ठीक है। तो ये प्लस से ये, इस माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया और ये चीज हमको मिल गया, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब अगला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि जो चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया, जो चीज यहाँ हमने डायरेक्ट यूज किया घुमाने में किया गया कार्य, वही देखिए अब आपको अलग से हम डिराइव करवा दे रहे हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो। हालांकि चैप्टर नंबर 1 में करवाया गया था, फिर भी यहां भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसके लिए क्या करना होता है, मान लेते हैं माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। एक समान फिगर होगा, नहीं फिगर नहीं बना, चलिए माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें साम्यावस्था में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। अब कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2, कहां से, θ1 से θ2 कोण, ठीक है, θ1 से θ2 कोण, तो थीटा बना दें हम, रुको एक सेकंड, θ1 से θ2 कोण घुमाया जाता है। तो चित्रानुसार, हालांकि चित्र गायब, थीटा कोण से सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d, चलो हम फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो फिगर गायब है लेकिन हम बना दे रहे हैं। चलो देखो, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक। अब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर किसी द्विध्रुव को रखा गया इस प्रकार से, ये इसकी साम्यावस्था, ठीक है। AB, ठीक है, जो कि वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा, थीटा कोण, कितना कोण घुमाया, थीटा कोण, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा घुमा दिए, हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रोटेट कर दे रहे हैं, V, अब B से V डैश कर दे रहे हैं। तो यहां से यहां तक, यानी कि V से V डैश तक घुमाने में इसको जो कार्य हो रहा है, कितना कोण घुमा रहे हैं,
इसको मान लेते हैं थोड़ा सा हमने घुमाया, ये कितना डी थीटा, कितना कोण घुमाया डी थीटा, ठीक है। तो ये सूक्ष्म कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा, तो मान लेते हैं डी ओमेगा होगा, कितना होगा डी डब्ल्यू होगा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला बलयुग्मा गुण, क्योंकि इस पर एक बल इधर लगेगा और एक बल इधर लगेगा, और इस पर भी क्यू ई और इधर भी क्यू ई, तो इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा टाउ, बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा टाउ, ठीक है। तो घुमाने में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण टाउ और गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना है डी थीटा, कितना घुमाया डी थीटा, ठीक। आई बात समझ में, ठीक है। यहां पे फिर थोड़ा सा मिस्टेक, टाउ यहां नहीं रहेगा, टाउ जो है यहां रहेगा, ठीक है, टाउ, टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा, ठीक है। अब द्विध्रुव को कोण θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य, तो जो सूक्ष्म कार्य है इसी को इंटीग्रेट कर दो, W बराबर इंटीग्रेशन θ1 से θ2, θ1 से θ2 dw, बस अब कर लो इसी को इंटीग्रेट, θ1 से θ2 टाउ डी थीटा, बस अब टाउ का मान रख लो। टाउ बराबर होता क्या है पीई साइन थीटा, टाउ बराबर क्या होता है पीई साइन थीटा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, टाउ बराबर क्या होता है बलयुग्म आघूर्ण, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, तो इसकी जगह हमने रख लिया पीई साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, पीई, पीई आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के चिन्ह से बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के चिन्ह से बाहर हो गया, अंदर हमारे पास क्या बचा, अंदर बच गया साइन थीटा, अंदर क्या बच गया साइन थीटा, तो लिमिट हमारी कहां से कहां तक हो जाएगी, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां तक θ1 से θ2, ठीक है। तो ये हो गया। अब पहले अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट कितनी θ2, तो θ2 रखेंगे तो माइनस कॉस θ2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस चिन्ह होता है फार्मूले का, और ये माइनस यहां पहले से लगा हुआ, ये माइनस यहां पहले से, फिर θ1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस कॉस θ1 और माइनस कॉस θ2, यानी ये हमको मिल गया पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ2, ठीक है, ये चीज मिल गया हमको, ठीक। अब तो W बराबर क्या हो गया पीई कॉस θ1 माइनस θ2। अब अगर इसको हम साम्य अवस्था यानी कि जीरो से, कहां से θ1 बराबर जीरो से और θ2 बराबर मान लें थीटा, जीरो से थीटा घुमाते हैं तो कॉस θ1 की जगह जीरो, कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा 1, कॉस जीरो का मान 1, और यहां पे है थीटा, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा, और यही रिजल्ट वहां हमने डायरेक्ट यूज किया था, यही रिजल्ट वहां पे हमने डायरेक्ट यूज किया था। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चालक अचालक, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप सबको पता है, ठीक है, बहुत पढ़ते आए हैं। स्थिर वैद्युत परीक्षण कोई दिक्कत, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, अच्छा परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण का मतलब ये होता है कि पोलराइजेशन। जैसे मान लीजिए कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, ये हमारा पदार्थों की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम क्या करें पदार्थों की बात करें, तो पदार्थों के अंदर क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई पदार्थ है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रैंडम मूव करते हैं, ठीक है। इनकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती, इनकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती, कोई इधर तो कोई इधर, कोई इधर, इस प्रकार से ये क्या करते हैं गति करते हैं। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, तो ये जितने भी हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनकी दिशा क्या हो जाती है घूम जाती है, ये घूमकर एक फिक्स दिशा में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये घूमकर फिक्स दिशा में हो जाते हैं, ठीक है, ये घूमकर फिक्स दिशा में हो जाते हैं, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं
पोलराइजेशन यानी कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ध्रुवण का। तो ध्रुवण की अगर बात की जाएगी तो लिख लोगे ना। चलिए देखिए वही चीज यहां पे किया गया है, वैद्युत क्षेत्र और सारी चीजें घटनाओं, यानी सीधा सीधा निष्कर्ष यही है। ठीक है, सीधा सीधा निष्कर्ष यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे गलत हेडिंग लगा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए संधारित्र की धारिता। ठीक है, यहाँ पे होनी चाहिए हेडिंग संधारित्र। संधारित्र, संधारित्र होता क्या? ठीक है, तो किसी वस्तु या पदार्थ के आवेश धारण करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता। ठीक है, तो हेडिंग लग जाएगा हमारा संधारित्र की धारिता। ठीक है, संधारित्र की धारिता। ठीक, तो अब यहां पे किसी वस्तु या पदार्थ को आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि धारिता का मतलब यह है, इसको थोड़ा ऐसे हम समझे, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। क्या होती है? कैपेसिटी। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आप डेली 2 रोटी खाते हैं, ठीक है, या 4 रोटी खाते हैं, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है? 4 रोटी की। ठीक है, तो आपकी ये रोटी की कैपेसिटी हो गई। किसकी कैपेसिटी हुई? रोटी की। तो इसी तरीके से अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई मान लो जिसको हम लोग संधारित्र बोलते हैं, अब ये रोटी नहीं खाता, ये क्या खाता? आवेश खाता। क्या खाता? आवेश खाता। तो ये जितना आवेश, ठीक है, जितना आवेश इसके अंदर आ सकता है, जितना ये आवेश ग्रहण कर सकता है, वही इसकी क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी। वही जो है इस संधारित्र की क्या होगी? धारिता होगी। ठीक है, और इसे कहते क्या? अगर संधारित्र पर आवेश जाता कैसे? तो सिंपल सी बात है, अगर आवेश देने की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, हमें धारा प्रवाहित करनी होगी। क्या करनी होगी? धारा प्रवाहित करनी होगी। और धारा कैसे प्रवाहित होगी? कुछ ना कुछ हम विभवांतर लगाएंगे, कुछ ना कुछ क्या लगाएंगे? बैटरी लगाएंगे, जिसका विभवांतर होगा बैटरी। उसके बाद बैटरी से धारा जाएगी। धारा जाने का मतलब है आवेश का प्रवाह होगा। तो जब आवेश का प्रवाह होगा तो इसका मतलब यह है कि संधारित्र पर आवेश जा रहे हैं। अब वो संधारित्र क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा। ठीक, तो अब उसको आवेश मिलना शुरू हो गया। तो किसी मान लेते हैं बैटरी का विभवांतर कितना है? V, और संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी? Q। तब संधारित्र को जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी? C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक मिनट बच्चों रुक जाओ, बस थोड़ा सा कैमरा हिल गया है। ठीक, अब ठीक है, चलिए क्लियर है ना? अब चलिए आगे आते हैं। आई बात समझ में? मान लेते किसी वस्तु को आवेश दिए जाने पर उसके विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और सिंपल सी बात है, अगर हम किसी वस्तु को क्यों आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में अगर वृद्धि V हो जाती है, तब उस पदार्थ की जो धारिता होगी, धारिता वो कितनी हो जाएगी? C बराबर Q/V। धारिता C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। तो यहां से आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? C × V। ठीक है, और यही आपके धारिता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, और अगर इसके हम आप मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, इसका मात्रक वोल्ट। कूलाम बटे वोल्ट, और इसी को फैरेड बोलते हैं। कूलाम बटे वोल्ट, इसी को क्या बोलते हैं? फैरेड। ठीक है, धारिता का मात्रक जो होता है वो फैरेड होता है। ठीक,
चलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ SI मात्रक। अब अगर हम संधारित्र की बात करें तो वही सिंपल सी चीज, संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें किसी चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना ही उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, संधारित्र हमारा एक ऐसी युक्ति या एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम उसके आकार को बिना परिवर्तित किए, बिना उसके आकार को चेंज किए हुए उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं। संधारित्र की धारिता। ठीक है, संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाएगी? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। हाँ, संधारित्र के अगर हम प्रकार की बात करें, धारिता कैसे निकाली गई ये तो हमने आपको बताया ना कि किसी भी, मान लेते हैं किसी भी संधारित्र को Q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाती है? V हो जाती है। तब उसकी धारिता C बराबर क्या हो जाएगी? Q अपान V। Q अपान V। अब विभव का अगर कुछ ना कुछ मान होगा तो विभव का आप वहां पे मान रख दीजिए, वहां पे विभव का मान रख दीजिएगा, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के अगर हम प्रकार की बात करें तो देखिए हमारे ये इतने प्रकार के संधारित्र होते हैं। पहला समांतर प्लेट संधारित्र जो कि हमें पढ़ना है, दूसरा गोलीय संधारित्र जो कि हमें नहीं पढ़ना, बेलनाकार संधारित्र ये भी नहीं पढ़ना, परिवर्ती संधारित्र ये भी नहीं पढ़ना, वैद्युत अपघट्य संधारित्र ये भी नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें केवल पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। और गोलीय संधारित्र की जो फार्मूला 7 सूत्र होता है, हालांकि इस सूत्र पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कम से कम आप जानते रहें। तो जो गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां आर गोले की त्रिज्या, आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। आर जो है गोले की त्रिज्या है। ठीक, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। अब अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो यहां ध्यान से देखिए, ये हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र। ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। अगर इसकी धारिता हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? आपको दिखाई दे रहा फिगर में, दो प्लेट है, एक प्लेट P1 है और एक प्लेट P2 है। मान लेते हैं इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल डी है। कितनी? स्मॉल डी। और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, इस प्लेट का क्षेत्रफल A है, इसका भी प्लेटों का क्षेत्रफल A है। इस पर बस फर्क कितना है? जितना आवेश इस पर प्लस क्यू है उतना ही आवेश इस पर माइनस क्यू है। ठीक है, यानी जितनी मात्रा में इस पर प्लस क्यू आवेश है उतनी ही मात्रा में इसमें माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो जो दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, ठीक है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, दोनों का बराबर होगा। सिग्मा बराबर क्या होता? आवेश बटे क्षेत्रफल। तो कुल आवेश क्यू है और क्षेत्रफल कितना है इसका? ए है। क्षेत्रफल कितना है? ए है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए आप गॉस की प्रमेय पर आ जाइए। समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले कॉन्सेप्ट पर। इस प्लेट के कारण अगर देखा जाए तो इस प्लेट के कारण प्लेट के इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर कितनी? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और इधर भी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। इसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी, बाहर इसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी। और प्लेटों के अंदर की अगर हम बात करें तो यहां पे भी E1 की दिशा इधर होगी। अब यही माइनस वाले आवेश की अगर हम बात कर लें तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? इस प्लेट के बाहर इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फार्मूला ही होता। इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो इसकी दिशा इधर हो गई तो इसकी दिशा इधर हो गई, एक इधर एक इधर। अंदर अगर हम बात करें तो अंदर E2 की दिशा भी यही होगी। यहां बात करें तो यहां पे भी E2 की दिशा यही हो जाएगी। तो देखो दोनों E1 E2 बराबर हैं भाई, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बराबर है। तो सिंपल सी बात, अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बराबर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखो, बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा अलग अलग है लेकिन मान बराबर है। तो जब दिशा अलग अलग है, मान बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, यहां भी बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। यहां अंदर कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में। E1 का मान होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस E2 का मान हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो
प्लेटों के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली वो कितनी मिल गई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कितनी मिल गई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो बात होगी वैद्युत क्षेत्र की। किसकी बात होगी, ई बराबर मिल गया हमको सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए धारिता सी बराबर क्यू अपान वी। क्या चाहिए, क्यू अपान वी। तो हमें किसी ना किसी प्रकार से क्यू का मान निकालना पड़ेगा, क्यू का मान और वी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। बोलो, अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो इस पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। चलो, क्यू का तो मान निकल के आ गया, क्यू का मान निकल के आ गया, क्यू का ये मान रख लेंगे। बस बचा कौन, वी। वी का मान हमें निकालना। तो अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, तो वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अभी अभी मैंने आपको एक संबंध बताया, और वो संबंध क्या है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो मैंने आपको संबंध बताया वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, V बटे डी, या V बराबर होता है E इंटू डी, E इंटू डी। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। तो V बराबर कितना हो जाएगा, E का मान सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। अब उठा के रख दो यार मान, आंसर हो गया। C बराबर क्या मिला था, Q। Q का मान कितना है, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए बटे V का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बटे डी, बटे डी। ये धारिता का सूत्र आ गया निकल के अपने आप। वहीं अगर इन प्लेटों के मध्य हम कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दें, अगर हम प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दें, इसकी धारिता जो होगी वो क्या होगी, के गुना बढ़ जाएगी। इसकी धारिता क्या होगी, के गुना बढ़ जाएगी। ठीक, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, डेरिवेशन अच्छे से आ गया सबको समझ में, बोलो हाँ या ना, क्लियर। चलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए। ठीक है, क्यू बटे ए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए जहां जहां आपको दिक्कत लग रहा है मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, जिससे आपको रिवीजन करते समय समस्या ना हो। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दिया, जो मैंने खुद बना के आपको दिया है ऐप के अंदर, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि वही आपकी सारी चीजें हैं, उसी तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक, यहाँ पे टाइपिंग में क्या है कि थोड़ा बहुत जो है फॉन्ट एरर की वजह से जो है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो टाइपिंग पे थोड़ा, तो V बराबर हो गया E इंटू डी, तो ये हो गया E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटू हमने लगा लिया यहाँ पे D। ठीक है, इंटू डी। ठीक, चलिए अब यही B का मान निकल के आ गया, तो ये बस। ठीक, चलिए अब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब निकल के आ गया, तो देखो B का मान निकल गया, और यहां से इंप्लाइज करके आप Q का मान निकाल लोगे। यहां से देखो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। देखो यहां हमने लिख दिया ना, देखो यहां लिख दिया, तो यहां से पक्षांतर करोगे तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब Q की जगह Q का मान रख दोगे, V की जगह देखो B का मान निकालने रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना आया था, सिग्मा इंटू ए, और V का मान कितना निकाले था, सिग्मा
अपान एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। इससे हो गया। यदि इनके मध्य कोई के परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए, यदि इनके कोई मध्य, तो ये निकल के आ गया, देखो ए ऊपर रहा, सिग्मा चला गया ऊपर, ये निकल के आ गया। यदि इनके मध्य कोई के परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। अब यहां से अगर हम बात करें C बराबर क्या निकल के हमारा के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो अगर देखें तो सबसे पहली बात तो C किस पर डिपेंड हुआ, के पे। C किस पर डिपेंड हुआ, ए पे। C किस पर डिपेंड हुआ, 1 अपान डी पे। किस पे डिपेंड हुआ, नीचे डी है तो 1 अपान डी। यानी कि अगर हम परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतांक अगर ज्यादा कर दिया जाए, जो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं, अगर उसका परावैद्युतांक ज्यादा है तो संधारित्र की धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। संधारित्र की धारिता क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तब भी संधारित्र की धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और अगर इनके बीच की दूरी d का मान कम कर दें तब इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो 3 तरीके से हम संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं। यह भी आपसे पूछता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र या व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इनकी धारिता हम इसी प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इन 3 प्रकार से। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। देखो वही चीज लिखा हुआ प्लेटों के क्षेत्रफल का प्रभाव। तो सबसे पहली बात तो अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि C प्रोपोर्शनल A है, तो प्लेटों का अगर क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उनके बीच की जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको कम कर दें, यानी कि C प्रोपोर्शनल 1 अपान डी हो जाएगा। C प्रोपोर्शनल 1 अपान डी। और प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसकी धारिता बढ़ा दो। ठीक है, उसकी धारिता बढ़ा दी जाए। ठीक है, इसका C प्रोपोर्शनल के, इसका जो परावैद्युतांक है वो चीज अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो अभी 10 पेज है, ठीक है, तब इसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब आती है बात समांतर प्लेट संधारित्र या किसी भी संधारित्र के समायोजन की। ठीक है, संधारित्रों के समायोजन की। तो संधारित्रों को हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समायोजन और एक मिश्रित। हालांकि मिश्रित में हमें पढ़ना नहीं, मिश्रित उतना अंडरस्टूड होता है। तो जो श्रेणी क्रम में धारिता होती है C बराबर 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े ना आप, बिल्कुल जस्ट उसी का उल्टा। प्रतिरोधों का जो संयोजन है जस्ट उसी का उल्टा। श्रेणी क्रम में R बराबर क्या मिलता, R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर में क्या मिलता, 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो वही चीज यहाँ पे मिलेगा। श्रेणी क्रम में जो धारिता होगी 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक, और समांतर क्रम में C बराबर क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये चीज। ठीक है, हालांकि ये डेरिवेशन बहुत आसान है, कक्षा 10 का डेरिवेशन, इसलिए आपसे यहां पूछा नहीं जाएगा। C बराबर Q अपान V, तो Q बराबर C इंटू V। संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, कई बार हम आपको बता चुके हैं, कई बार सॉल्व करवाया जा चुका है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ठीक, तो इस तरीके से। और संधारित्र की ऊर्जा घनत्व की अगर हम बात करें तो संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व है वो भी अभी मैंने आपको जल्दी ही कैलकुलेट करवाया है, जल्दी ही कैलकुलेट करवाया है, या एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा फिजिक्स के डेरिवेशन कैसे करें। ठीक है, तो उसमें उसको मैं करवा दूंगा, उसमें उसको करवा दूंगा, तो वो चीज आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में एक चीज मिसिंग हो गया है, एक चीज जो है नहीं सर बनाए हैं, और वो ये है कि दो संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर, दो संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा में ह्रास ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा बच गया है। ठीक है, इसको जो है ऐड नहीं किया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपको चाहे तो कहिए यही करवा दें, ठीक है, या फिर कहिए तो इसको जब हम आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाएंगे, क्या
इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की जो श्रृंखला होगी उसके अंदर करवा दें। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, जल्दी बोलिए, अगर आप बोलो तो यहीं करवा दें और नहीं तो बोलो इसको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की श्रृंखला में करवा दें। ठीक है, आई बात समझ में? कभी कभी पूछा गया, ठीक है, रेगुलर नहीं पूछा, रेगुलर पूछे जाने वाला टॉपिक नहीं है, कभी कभी पूछा गया। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, तो कोई बात नहीं, इसको हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की श्रृंखला में जो है इसको करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। ओके।